हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे और हमारी जो क्लासेज आ रही हैं रेगुलर, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। ठीक है, अच्छी लगने का मतलब ये नहीं है कि देखने में या सुनने में अच्छी लगती है। दैट मीन्स कि आपको समझ में आता होगा या आपके लिए जो भी आपके सिलेबस से या जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी ज़रूरतों को पूरी करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि हमारी जितनी भी टीम है, हर एक टीम के मेंबर जो हैं अभी आपको एनसीईआरटी ही कंप्लीट करा रहे हैं। और ये हमने आपको बताया भी था कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों मस्ट होता है। और आप में से जो भी रेगुलर तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया है कि 6th क्लास की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपके जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट थे तो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा पॉलिटी है जो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ये हमारे जीवन यानी कि हमारे लाइफ के इर्द गिर्द ही है। ठीक है, तो ये हमसे ही सारी बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमने देखा, और इन सब का सामना भी हमको ही करना पड़ता है। ठीक है, हमने देखा कि विविधता विविधता में ही हम लोग आते हैं। हमारे जाति धर्म सब कुछ अलग अलग हैं, हम लोग ही हैं, तो लोग में तो हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो अपने को छोड़ नहीं सकते हैं इसमें से कि जैसे विविधता हो गया, उसके भी हम लोग कहें तो एक तरफ से अंग ही है कि हम लोग उसमें भी इंक्लूड है कि हमारी जाति धर्म अलग है, हमारे फ्रेंड्स की अलग है, उसकी बोल भाषा अलग है, बोली भाषा, और हमारे अगले जो फ्रेंड्स हैं उनकी अलग है। ठीक है, इसमें से भेदभाव हो सकता है कि आपको ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता हो, वहीं मुझे थोड़ी ज़्यादा इज्जत मिलती हो, या आपके नेक्स्ट फ्रेंड को थोड़ी ज़्यादा इज्जत मिलती हो, तो उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा सरकार क्या कैसे काम करती है, ग्रामीण प्रशासन में क्या क्या किसका किसका रोल होता है। जब लोग की लड़ाई होती है लोगों की, तो वो अपनी जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है वो कहाँ दर्ज करा सकते हैं, या उनकी समस्याओं का निदान कैसे होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि सरकार जो है वो हम लोगों से बनती है। ठीक है, हम ही लोग हैं जो कि सरकार को बनाते गिराते हैं। तो सरकार बात करें मेन रूप से, तो वो जनता के लिए ही काम करती है, और हमने पूरा समझा भी था कि वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में कैसे काम करती है, क्योंकि हमारी जो हमारा इंडिया है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यानी कि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, और यहाँ पे आपको पता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, और आई होप कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। पंचायती राज्य की हमने बात की, उसके बाद हमने जो नगर प्रशासन था, नगर निगम था, उसके बारे में हमने देखा कैसे क्या क्या होता है, वहाँ पे पार्षद का क्या काम होता है और जो अदर होते हैं उनका क्या काम होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि लोगों की आजीविकाएं, ठीक है, कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, उन मतलब अलग अलग तरीका होता है हर एक इंसान का अपना जीवन यापन करने का। कोई सब्जी बेच के कर रहा है, अपना जीवन का गुजारा कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है वो उससे अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई साइकिल के पंचर बना रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। मतलब हर एक का काम करने का तरीका, जीने का तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के पास बहुत पैसा ही पैसा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करें तो जितना भी हमको सबको हमारे सामने देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके हम लोग ही हिस्सेदार होते हैं। अभी हम यहाँ समझेंगे कैसे क्या क्या होता है। अब हम जब 6th क्लास की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में जो था क्लास 6 में इन सारी बातों को देखा। देन अब आज हम इसके बारे में जो अब नेक्स्ट का है थोड़ा और गहराई में जानेंगे कि और क्या क्या समस्याएं, क्या क्या कैसे कैसे होता है, कैसे लोग जीवन जीते हैं अपना, किन किन कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे पहले, तो मूल रूप से यदि किसी को समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है तो वो तो या तो निर्धन हो गया, कोई गरीब हो गया, कमज़ोर हो गया। सबसे ज़्यादा हमेशा उन्हीं को, प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता था और प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। ठीक है,
तो वही बात, जितनी भी सारी बातें हैं इन सबको समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हमारे साथ घटित होता है और क्या क्या हम लोगों को सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा मत समझ लेना कि हम पढ़ रहे हैं लोग, जनता वगैरह वगैरह, तो ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो हम अपने लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम ही इनमें शामिल होते हैं, ये बात आप याद रखना। और बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तो यदि आप हर एक का एग्जाम्पल अपने आसपास या अपने से रिलेटेड लेते हो तो काफ़ी अच्छे से वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करें इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, हमको पढ़ना, इसमें जो इकाई फर्स्ट है उसमें बात की गई है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, कि जैसे कि हमने बताया आपको कि हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है। अब इसमें समानता कैसे कैसे क्या क्या है। समानता का मतलब ये है कि भारत में रहने वाले या किसी भी देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने विविधता में पढ़ा था कि कितनी भेदभाव से गुजरना पड़ता था लोगों को, तो यहाँ पे वही बात की गई है कि प्रत्येक जितने भी समानता का अधिकार, ठीक है, हमको ये फंडामेंटल राइट भी है हमारा, जिसके हमको समानता का अधिकार प्राप्त है। यानी जितने भी भारत में नागरिक हैं, ठीक है, उनको सबको रहने का, जीवन जीने का, अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से रहने का, बोलने का, खाने का, चलने उठने बैठने, हर एक की स्वतंत्रता है और हर एक क्षेत्र में वो समान रूप से है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, इससे कोई नहीं, वो नहीं है कि ये इस जाति का है तो इसको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है। ठीक है, और उसको इतना अधिकार है कि वो समानता के साथ अपना जीवन यापन गर्व से बिता सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की बात करें, इसमें हम देखेंगे कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो आप जब सूचियां पढ़ोगे, ठीक है, तो जो हमारे 7वीं अनुसूची में बात की गई है, 3 अनुसूचियां होती हैं, जैसे कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो हम समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसमें से एक विषय है स्वास्थ्य। ठीक है, तो स्वास्थ्य का विषय भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, जिसकी राज्य सूची, और राज्य सूची का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी विषय रखे गए हैं तो उसके जो भी नियम कानून बनाने का अधिकार किसका है, पूरा राज्य का है। केंद्र सूची में क्या होता है कि उस विषय के अंतर्गत जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होता है कि वो बना सकता है। उसके बाद समवर्ती सूची आती है। समवर्ती सूची में ये होता है कि मतलब राज्य और केंद्र दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन विवाद की स्थिति यदि उत्पन्न हो जाए दोनों के बीच में, तो दोनों क्या करते हैं कि दोनों में से सिर्फ एक ही क्या कर सकता है, मतलब कि वहाँ पे कानून मान होगा। तो ऐसी स्थिति में किसका कानून फिर मान होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर कानून मान्य होगा, फिर इसका स्टेट गवर्नमेंट का कानून मान्य नहीं होता। ठीक है, ये समवर्ती सूची के लिए है। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य सरकार, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है, इसको हम लोग समझेंगे कि सरकार की क्या क्या भूमिका हो सकती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और राज्य शासन कैसे काम करता है, जो राज्य शासन है वो काम कैसे कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इकाई 3 है कि लिंग बोध यानी कि जेंडर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, बहुत समाज में कुरीतियां हैं और आप में से बहुत से लोग जो भी हैं, सिर्फ यहाँ पे मेन रूप से कहें तो लड़के लड़की, फिर रिश्तेदारों में तो बांट दिया जाता है, भाई है, बहन है, दादी फूफा जो भी है, लेकिन पैदा तो सिर्फ एक लड़का और लड़की होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का ही अलग अलग तरीके से परिवेश, मतलब कि परवरिश की जाती है, उनका लालन पालन किया जाता है। लड़के को जहाँ बोला जाएगा हाँ लड़का रोता नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़की को बोला जाएगा लड़की है। लड़के को खेलने के लिए जहाँ गन दी जाती है, वहीं लड़की को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो लड़की है, घर का काम करना है उसे, इसलिए उसको गुड़िया दी जाती है। और जो भी छोटे छोटे बेलन वगैरह दिए जाते हैं कि वो लड़की है, लेकिन लड़के को वहीं कार दी जाती है खेलने के लिए,
लिए गन दी जाती है खेलने के लिए। तो इस तरीके से लड़के और लड़कियों का हमारे समाज में लालन पालन कैसे होता है, वो कैसे एक लड़के लड़की के रूप में बड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि पैदा होते ही किसी को नहीं पता होता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ। हमें बताया जाता है कि बेटा तुम लड़की हो, ठीक है, और लड़कों को बताया जाता है कि बेटा तुम लड़के हो। लड़कों का ये काम होता है, लड़कियों का ये काम होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा भी था कि कैसे लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है, 6th क्लास में पढ़ा था। देन उसके बाद है कि औरतों ने बदली दुनिया, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम कि औरतों ने अपने अधिकार के लिए कैसे कैसे क्या क्या किया है। क्योंकि जब यहाँ पे लड़के लड़कियों की बात आ ही गई है तो अब आपको पता होगा कि लड़कियों के साथ कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, उनके काम करने में, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि औरतों को इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों की शादी होने के बाद भी ससुराल में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है घर वालों के द्वारा। और यहाँ पे जो सबसे दुख की बात है, मैं आपको बता दूं कि लड़की की जब शादी होती है तो उसे जो प्रताड़ना मिलती है वो किसके द्वारा दी जाती है? ना तो ससुर कोई उसके प्रताड़ित करते हैं, ना जेठ करते हैं। वहाँ पे उसके सिर्फ और सिर्फ सास के द्वारा लड़की को प्रताड़ित की जाती है, ठीक है। ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि वो भी एक लड़की है, लेकिन वही ऐसा काम करती हैं। और आप में से जो भी बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जो मैरिड हो चुकी होंगी, ठीक है, या बहुत सी लड़कियां होंगी जो अभी मतलब कि आपके घर में ही आप लोग देख लो, अंदाज करोगे कि कैसे एक लड़की को जब वो दूसरे घर जाती है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, कभी दहेज के पीछे, कभी उसके काम को लेके, कभी उसको जो भी काम करना चाहती है उसके पीछे कि ऐसा नहीं वैसा है, ये लड़की है, बहू है, ऐसा कर रही है। तो हर एक काम में उनको दबाया जाता है, ठीक है, दबाने की कोशिश की जाती है। और अभी तो ठीक है, हाँ कुछ छूट मिल गई है, बट पहले तो और ज़्यादा इतनी बुरी कंडीशन थी कि यदि औरतें बढ़ के निकल के आगे ना आती अपने हक के लिए तो अभी भी बेचारी वो वहीं की वहीं रह जाती, ठीक है। हम लोग आज इतने खुले ओपनली नहीं बोल पाते, अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ज़्यादा ज़ोर से हंसना मत। गांव वगैरह में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें पाबंदी रहती है, कोई आ गया घर में तो उनके सामने बाहर निकलना मत, ज़्यादा ज़ोर से हंसना मत, बोलना मत, तुम लड़की हो। तो बहुत ज़्यादा उनको, क्योंकि और लड़कों को क्या होता है वहीं पे एकदम से खुली छूट रहती है, भाई लड़का है कुछ भी करे, जो भी मन करे वो करे, देर रात से घर आता है तो वो तो लड़का करेगा ही, ठीक है। लेकिन लड़की को यदि शाम के 6 बज गए हैं तो घर वालों तो छोड़ो, पड़ोसी ज़्यादा बोलने लगते हैं कि कहाँ थी, क्या कर रही थी, उसकी लड़की ऐसे घूमती है। तो लड़की को ही हर बात पे झेलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कि आप ये समझो, सपोज यदि रेप हो जाता है किसी का, किसी दुर्घटना घट जाती है उस लड़की के पास, तो वो समाज में निकल नहीं सकती है क्योंकि वहाँ पे लड़की को ही सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है, ठीक है। इसमें लड़की की गलती तो कोई नहीं है, लेकिन लोग लड़की को ही हे दृष्टि से देखेंगे कि इसकी ही ऐसी गलती है, इसने ही ऐसा किया है, इसलिए ये मतलब इस घटना की शिकार हुई है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होता है, क्योंकि मैंने भी सुना है ऐसे कि अरे वो तो लड़के हैं, करेगी ही, तुम्हें संभल के रहना चाहिए था। अरे भाई लड़कों को कौन इतनी छूट दे रखा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही सब लड़के बेकार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं लड़के और उनकी सोच भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ हमारे समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उनके कारण सब कुछ बर्बाद है, ठीक है। मतलब ये जो सोच है वो हर एक जगह पे बनती रहती है कि कैसे क्या है, कैसे रखना है इनको। और सही है, मम्मी पापा का भी डरना उचित है कि बाहर ना निकले ज़्यादा, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब है। आप लोग देख रहे हो न्यूज़पेपर जो भी पढ़ता होगा, आए दिन 2 3 4 5 केस वो तो न्यूज़पेपर में दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसा होता है कि दबा दिए जाते हैं केस। बहुत से जो घर में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो ये समझ के रह जाती हैं कि चलो हो गया, अब घर तो मेरा ही है, कहाँ जाऊंगी। तो बस ये सोच के वो सहती रहती हैं, और जो नहीं सहती हैं वो उठ के आवाज़ उठाती हैं, ऊपर वाके आवाज़ उठाती हैं। और उन्हीं के कारण आज इतना जो कुछ छूट मिल पाई है कि हर एक को समान अधिकार दिया जा रहा है, तो सिर्फ कुछ औरतों के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि औरतों ने बदली दुनिया। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे बात करें संचार माध्यम और विज्ञापन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि विज्ञापन कैसे कैसे आते हैं, जो भी संचार माध्यम है हमारे टीवी रेडियो
न्यूज़पेपर जो भी हैं, और इनमें से विज्ञापन किस किस के बारे में, इसका क्या क्या रोल होता है, और संचार माध्यमों को समझना, विज्ञापनों को समझना। ठीक है, इन दोनों ही बातों को समझेंगे। उसके बाद हम बात करें तो बाजार यानी कि मार्केट। ठीक है, इकाई 5 है, इसमें हम बात करेंगे हमारे आसपास के बाजार, बाजार में एक कमीज और समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास के मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बाद बाजार में एक कमीज, यहाँ पे भी कहानी इंटरेस्टेड है, उसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कैसे है। इसके बाद हम बात करें तो समानता का के लिए संघर्ष, यानी कि चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो दलित हो, इन सबको दबाया गया है। ठीक है, जो भी दबे हुए थे उनको अपनी समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, जिसको भी दबाया गया है, जब तक वो संघर्ष नहीं किया तब तक उनको लगातार दबाया ही जाता रहा है, और जब उन्होंने डटकर सामना किया उसका, तभी उनको उनके अधिकार मिल पाए हैं। ठीक है, और आज हम बिल्कुल प्राउडली कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हमको समान अधिकार प्राप्त हैं। तो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ महान ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और उसी के बदौलत हम ऐसा गर्व से कह पा रहे हैं कि हाँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, और उसमें से हमको क्या है कि समानता का अधिकार है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, और हमको कोई रोक टोक नहीं है कहीं भी कि आप मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जो मन करे आपका वो करो। ठीक है, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि जितना मन करे बिल्कुल अब डाकू ही बन जाओ या कुछ और यहाँ पे कत्लेआम शुरू कर दो, अब इतनी भी छूट नहीं है। बट ऐसा है कि आपको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता हनन करने के लिए स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो ये बात हमको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समानता के लिए कैसे कैसे क्या क्या संघर्ष होते हैं। दिन आज अब हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, जो हमारी पहली इकाई है इसमें हम पढ़ेंगे समानता। यहाँ पे आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ साथ, मैं जो बताती जाऊँगी आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, हालांकि मैं एक और बात बता दूँ आपको, हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो भी एनसीईआरटी हमने 6th क्लास की कंप्लीट की है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट सॉरी कुछ कारणवश क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, दैट मीन्स पीडीएफ नहीं बन पाया है। तो मैं संडे को कोशिश करूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूं। ठीक है, मैं बोली हूँ कराऊंगी, यकीन रखो, लेकिन आज नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने सोचा कि आज अब क्लास ही स्टार्ट कर दिया जाता है। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे समानता का। ठीक है, तो आप लोग जो भी नोट्स लिए हो वहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ पे मैं बताती जाऊँगी हेडिंग डाल लीजिएगा समानता, जहाँ पे मैं बताती जाऊँगी यहाँ यहाँ ये चीज़ें लिखनी है, और ये चीज़ें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस उतना उतना आपको लिखना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग, ये इकाई 1 है, इसमें हम पढ़ेंगे समानता। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट दिए हुए हैं जो कि छोटे छोटे शब्दों की मीनिंग्स है, उसको लिख लो आप लोग कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जब आप पढ़े बनता रहेगा आपसे तो काफ़ी चीज़ें आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ है जो शब्द संकलन है, ये पहला लिखो सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, ये शब्द आने वाला है आगे, जब हम पढ़ेंगे तो आएगा। तो यहाँ पे आप पहला टॉपिक लिखोगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब वह है कि हर एक जितने भी वयस्क नागरिक हैं, वयस्क नागरिक का मतलब कि 18 वर्ष से अधिक, मतलब 18 वर्ष की उम्र जिनकी पूरी हो चुकी हो या उससे अधिक हो तो वो वयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है सभी वयस्क, कोष्टक में लिख लेना है, 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं और हमको पता है ये वर्ड जो हम बार बार बोल रहे हैं, हम भारत के लोग, ये कहाँ पे वर्ड दिया गया है, ये प्रस्तावना का पहला वर्ड है। ठीक है, दैट मीन्स ये पहली लाइन है, हम भारत के लोग, जो हमारी प्रीएम्बल है संविधान की, उसमें ये वर्ड सबसे पहला है, हम भारत के लोग, ये भी आप याद रखना। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में बहुत यही 2 प्रस्तावना के ही या अदर 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे,
उसमें से एक ये भी रहता है हम भारत के लोग, तो वहाँ पे आपको सही टिक करना पड़ता है कि प्रस्तावना में कौन सी बात कही गई है। तो यदि आपको पता है तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि कौन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसमें पहला लिखोगे कि यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ क्या होता है, जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है कि सभी वयस्क यानी कि 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के, ठीक है, नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। इन वर्डों पे आप ध्यान देना, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, यानी कि वो किसी भी जाति धर्म का हो, कैसा भी हो, और उसकी आर्थिक स्थिति वो अमीर हो गरीब हो, वो इनफैक्ट प्रेसिडेंट तक हो, तो ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। वोट सबका एक ही काउंट होता है, चाहे वो हमारे देश के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, ठीक है। वोट सबका एक ही काउंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी वोट डालने गए हैं तो उनका वोट 10-15 जितना चाहे इंक्लूड कर लेंगे, नहीं, जितना एक वोट उनका अधिकार है तो एक वोट का हमारा भी अधिकार है, ठीक है। यही है समानता, यानी कि समान अधिकार है। जहाँ पे हम वोट डालने जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको भी एक मत का अधिकार है और हमको भी है, चाहे हमारी जाति धर्म कुछ भी हो। यहाँ पे हम कहानी पढ़ेंगे कि कैसे एक नौकर का और कैसे एक मालिक का एक ही मत होता है, ठीक है। और मतलब कि वोट की वैल्यू एक ही होती है, एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू जो है वो एक ही होगी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। इसका मतलब यही है। देन उसके बाद आप लिखोगे गरिमा। गरिमा का वर्ड यहाँ पे ये भी प्रस्तावना का ही वर्ड है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गरिमा है, तो गरिमा का मतलब क्या होता है कि इसका तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। यानी कि आप ना तो अपने आप को नीचा समझो और ना ही ऐसा समझो कि मैं बहुत महान हूँ और दूसरा बहुत नीचा है, ठीक है। ना तो मतलब उसका भी सम्मान करना सीखो और अपना भी सम्मान करना साथ साथ सीखो, यही है गरिमा, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका, संविधान। संविधान क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है, ठीक है। आप में से जो भी इसको स्किप कर रहा हो तो ये समझ लीजिएगा कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टर्म्स की ये मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब कभी भी पेपर दोगे, एग्ज़ाम देने बैठोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इन शब्दों की वैल्यू क्या है। इसलिए आप यहाँ पे जितने भी मैं बोल रही हूँ इनको आप लिखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, संविधान। संविधान क्या है, यह वह दस्तावेज है जिसमें किसी जनता मतलब कि देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे भारत का जो संविधान है उसमें अब वर्तमान समय में, पहले मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 665 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं और 25 भाग हो गए हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ये संविधान पूरा जो है वो एक लिखित दस्तावेज है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि यह वह दस्तावेज है, ठीक है, पूरा हमारा जो इंडिया का संविधान है। क्योंकि संविधान क्या होता है, दो टाइप से होता है, कहीं का संविधान लिखित होता है और कहीं का संविधान अलिखित होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे इंक्लूड कर सकते हो। तो संविधान कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक अलिखित होता है और एक लिखित होता है। तो यहाँ पे हमारे विश्व में अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का है, ठीक है। लेकिन लिखित संविधान कई देशों का है, जिसमें से कि भारत भी एक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम की, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो किसी भी लेवल का हो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है, ठीक है, किस देश का है। तो वहाँ पे आप राइट आंसर लगाओगे भारत का, ठीक है। लेकिन यदि वहीं पे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान,
पहला और सबसे लंबा में अंतर है बहुत बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, लेकिन सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इसीलिए दस्तावेज की बात की गई, ठीक है, जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और क्योंकि यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं और जो भी भाग अनुसूचियां हैं उनमें सारे नियम कानून बनाए गए हैं, क्या कैसे किसको करना है, ये सारी बातें बहुत ही डीपली समझाई गई हैं, ठीक है। हमारे संविधान को इतने अच्छे तरीके से गढ़ा गया है या कहें बनाया गया है कि उसमें से जितने भी वो लोग आगामी भविष्य को देख के सारी बातें बनाई हैं, ठीक है, कि कैसे क्या क्या होगा, क्या क्या इसमें बातें होंगी, क्या क्या आगे चल के जनता को सामना करना पड़ सकता है, इसमें से कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान लाए जाएं कि सुधार किया जाए। आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो कई देशों से उधार लिया गया है, मतलब कि भारत का संविधान उधार का थैला कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घोषणा भी की थी कि हमने कई देशों के संविधान को पहले खंगाला है, दैट मीन्स कि उसको पहले बहुत अच्छे तरीके से डीपली स्टडी की है। उसके बाद हमने क्या किया है कि अपने संविधान में जो बातें अच्छी थी उनको रखे हैं, जो बातें अच्छी नहीं थी उनको हम इग्नोर कर दिए, ठीक है। आप जब पढ़ोगे जो भी 395 पहले अनुच्छेद है, ठीक है, अब संशोधन के बाद 465 हुए हैं, 465 प्लस ही मानिए कि हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, जो ये अनुच्छेद हैं तो इनको 22 भागों में तो सबसे पहले डिवाइड किया गया था, ये जो अनुच्छेद थे, ठीक है। इनमें से राष्ट्रपति के लिए क्या प्रावधान हो गए, कौन से देश से लिया जाता है, प्रधानमंत्री के लिए कौन से देश से लिया जाता है, और मतलब कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया था, क्योंकि अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया था, इसीलिए इसको उधार का थैला कहा जाता है। ये मेंस का क्वेश्चन है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं, ऐसा क्यों, या कि जो हमारी क्या बोलते हैं उसको 1935 में अधिनियम आता भारत शासन, उसकी 2 कॉपी है। तो ये सारी बातें जब आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों था, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप अभी पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन, ठीक है। ये हिंदी से दिव्य है और इंग्लिश से ई एजुकेशन है, ठीक है। तो यदि आप हिंदी और इंग्लिश से लिखते हो तभी आपको सर्च में आएगा, वरना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे सर्च करना दिव्य एजुकेशन, वहाँ पे मैं कंप्लीट करा रही हूँ। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम पे यही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। संविधान ही हम पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो कि कैसे इसका जो दस्तावेज है क्या कैसे है। तो जो संविधान है, ठीक है, इसको उधार का थैला क्यों कहा जाता है, क्योंकि कई कंट्रीज से जो भी विश्व के जितने भी देश थे हर एक देश से थोड़ा थोड़ा कुछ लिया गया है, ठीक है, अलग अलग संविधान से, अलग अलग देशों के संविधान से। जैसे कि राष्ट्रपति का प्रावधान कि देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए, एक न्यायालय होनी चाहिए और उसमें कितने जज वगैरह होने चाहिए। उसके बाद कि जो भी हमारा संविधान है उसमें से क्या क्या बातें, डीएम होने चाहिए, सीएम होने चाहिए और जो डीसी होने चाहिए, एसडीएम होने चाहिए, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो होने चाहिए। ये सारी बातें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, हमको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्राप्त है। अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग ये बताओगे कि अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि एक मौलिक अधिकार को घटा दिया गया है। तो मैं आपको कल इसके बारे में समझाऊंगी कि मौलिक अधिकार कितने हैं और कैसे हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये होमवर्क है और प्लीज़ बताना ज़रूर आप लोग कि कितने अभी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो ये हर एक चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ से, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका से लिए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो रूस के संविधान से लिए जाते हैं, या मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत ही सुचारू रूप से संविधान को गढ़ा गया है, ठीक है, यानी कि संविधान का निर्माण किया गया। इसीलिए इसमें काफ़ी लंबा समय भी लगा था, मिनिमम 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। इसमें 11 महीने और 18 दिन का संविधान निर्माण होने में टोटल समय लगा था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो जो मैं बोल रही हूँ तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है उसको आप लिखते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर सकते हो कि संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था।
ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। तो इसका मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी संविधान में क्या होता है, सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और कानूनों को निरूपित करता है कि क्योंकि सरकार का क्या नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं उनको कौन कैसे पालन करेगा और कौन पालन करवाएगा, ये सारे प्रावधान हमारे संविधान में ही दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आप लिखो नागरिक अधिकार आंदोलन। तो यहाँ पे जो नागरिक अधिकार आंदोलन है, यहाँ पे आप लिखोगे एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। ठीक है। यहाँ पे नस्लगत भेदभाव का मतलब ये है रंग भेदभाव। ठीक है। अभी भी प्रेजेंट टाइम में अभी फ्लायड नाम के एक व्यक्ति को मार दिया गया है पुलिस अधिकारी के द्वारा अमेरिका में। ये बहुत दिन की दुर्घटना नहीं है, मैंने अभी इसके पहले भी क्लासेस में बताया था। तो अभी इसी महीने में, ठीक है, उसको मार दिया गया है क्योंकि वो रंग भेद के कारण ही मारा गया है। ठीक है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक आंदोलन है, यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे कि नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसमें आप लिखोगे कि एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझ में आती है आपको कि सिर्फ समानता के लिए संघर्ष हमारी कंट्री बस में नहीं करना पड़ा था। ठीक है। ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो। अब ऐसा नहीं है कि हम यदि ये समझे कि अमेरिका एक बहुत रिच, मतलब कि जो रिच्ड कंट्री है या बहुत पैसा वाला है, उसके पास बहुत महान देश है, तो उसमें कोई समस्याएं नहीं होगी। हर एक कंट्री में अमीर और गरीब, सुख और दुख, मतलब कि यदि एक अच्छाई है तो बुराई जरूर रहेगी। ठीक है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, अपनी लाइफ में हो या लाइफ के बाहर हो। ये बात हर जगह पे इम्प्लीमेंट होती है कि यदि एक हमको अच्छा काम हो रहा है तो बुरा काम भी जरूर होगा। यदि हमको अच्छाई मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई हमारी बुराई भी कर रहा होगा। ठीक है। तो कहीं सुख है तो कहीं दुख है। यहाँ पे कोई भी ऐसा, कहीं का भी ऐसा देश नहीं है। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, अभी हम यहीं पे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे क्या क्या कितना हर एक देश में, सिर्फ अपनी कंट्री को नहीं बात कर रहे हैं हम, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, हर एक देश के नागरिकों को इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिला है। नहीं तो रूस की क्रांति क्यों होती, फ्रांस की क्रांति क्यों होती और जो भी अदर क्रांतियां थी वो क्यों होती, इसका कारण क्या था? सबसे मेन कारण यही था क्योंकि उनको समान माना ही नहीं जा रहा था। और जब उन्होंने जागरूकता आई उनके अंदर, उन्होंने आवाज़ उठाया, तब जाके उनका निर्धारण हुआ। ठीक है। उनके जो भी कानून वगैरह थे वो बनाए गए और उनको सही तरीके से पालन करवाया गया। ठीक है। सो आई थिंक कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये वर्ड आप अच्छे तरीके से लिख लिए हो और हाँ, जितना आप डेली का नोट्स बनाओगे तो उतना लर्न भी करते जाओगे। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन नोट्स बना रहा है। यहाँ पे हम आपको जो 7th क्लास से है, 6th क्लास में जो बनाया है, ठीक है, जो नहीं बनाया वो एक बार और पढ़ के आप वीडियो देख के बना सकते हो। बट यहाँ से अब आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग रेगुलर जितना मैं बताती जाऊंगी उतना आपको लिखते जाना है क्योंकि ये टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे या प्रीवियस ईयर के जो भी प्री मेंस के क्वेश्चन हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक कितने इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए इनको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। और आप लोग ज़रूर बताओगे कि कौन कौन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात जो है कि सिर्फ नोट्स बनाने से कोई महान नहीं होता। ठीक है। नोट्स का रिवीजन भी करना पड़ता है। तो आप लोग साथ साथ एक दिन में जितना पढ़ोगे, सोने से पहले उसका रिवाइज करके सोओगे। ठीक है। यहाँ पे हमने इतने वर्ड पढ़े हैं, इतने वर्ड्स की मीनिंग आपको आनी चाहिए और सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा भी मैंने जो भी शब्द बताए हैं, जो भी आपको लिखवाया है थोड़ा बहुत, वो भी आप आई होप कि लिख लिए होंगे और उसको आप लर्न करोगे। ठीक है।
क्योंकि यदि हम ऐसे पढ़ते हैं रेगुलर डेली, हम ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे टॉपिक सारे के सारे जितने भी हैं हम कंप्लीट कर लेंगे और ज़्यादा हमको बोझ भी नहीं लगेगा और आसानी से हम अपना टॉपिक जितने भी है कंप्लीट कर लेंगे। देन हम उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में आएंगे। और यदि आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो स्टैंडर्ड बुक्स यानी कि लक्ष्मीकांत जी की बुक से पढ़ने के लिए, वहाँ पे मैं नोट्स से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। डेली अभी संविधान का चैप्टर ही चल रहा है तो उसमें उसकी विशेषताएं चल रही हैं और इंडियन पॉलिटी जो है इंडियन जियोग्राफी उसको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो और अपनी नोट्स से, ठीक है, जो नोट्स बनी बनाई थी उससे और मैप के द्वारा भी अच्छे तरीके से। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं और आई होप कि आप में से कुछ लोग एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से और जो भी नोट्स बनाना चाहते हो, यदि स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो तो आपकी नोट्स भी प्रॉपर तरीके से मैं वहाँ भी कंप्लीट करवा रही हूँ। एनसीईआरटी की यहाँ करवाती जा रही हूँ और जो एम लक्ष्मीकांत जी की है तो उस चैनल में करवाती जा रही हूँ, ठीक है। एक बार और बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप दिव्य लिखोगे और यहाँ पे EDUCATION, ठीक है, इकट्ठा लिखोगे दिव्य एजुकेशन, तब आपको चैनल सर्च में आएगा और वहाँ पे आप सर्च कर लोगे। क्योंकि मैंने वहाँ पे इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हमारा दोनों ही पॉलिटी का हम जब पढ़ ही रहे हैं तो एक तरफ से दोनों बुकें कंप्लीट होती जाएँ, ठीक है। यानी कि क्योंकि ऐसा है कि एनसीईआरटी में हर तरफ से बिखरा हुआ पड़ा जो उसको हमको इकट्ठा करना है पूरा, और उसके साथ साथ हम लक्ष्मीकांत जी की भी बुक पढ़ते जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। पॉलिटी के फिर हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, ठीक है। पूरी अच्छे तरीके से हम प्रॉपर तरीके से थोड़ी एक बार मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो जैसे हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो बस आपका साथ रहे और आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा से हो सके शेयर किया करिए और लाइक करने में बस आपको एक लाइक करना है तो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ये बात हाँ ज़रूर बताना कि नोट्स अब कौन कौन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब हम डेली नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट वाइज और जो भी हमारे चैप्टर वाइज हैं वो सारे नोट्स हम बनाते जाएंगे, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो आप। ऑल द बेस्ट।